Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Aditi. I am your UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to discuss about feeding. तो दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिट नंबर सेकेंड. तो यहाँ पर आज हम फीडिंग मेथड्स और फीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट फीडिंग, फीडिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या है? किसी भी पर्सन या फिर एनिमल को फूड प्रोवाइड करना, फीड करना इज कॉल्ड फीडिंग. तो जब भी हम फीडिंग के बारे में डिस्कशन यहाँ करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं फीडिंग के लिए. तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन से फूड हमें देने चाहिए, किस तरीके की डाइट यहाँ पर देनी चाहिए, ये सब हम फीडिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे फीडिंग का मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ गिविंग फूड टू अ पर्सन और एन एनिमल इज कॉल्ड फीडिंग. फीडिंग का मतलब क्या है? किसी भी पर्सन को खाना देना या किसी भी एनिमल को फीड करना इज कॉल्ड फीडिंग. अब यहाँ पे बहुत सारे वेज होते हैं फीडिंग के. सबसे फर्स्ट यहाँ पे है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ फीडिंग. इफ आई टॉक अबाउट आर्टिफिशियल मेथड, तो आर्टिफिशियल मेथड कौन से होते हैं? ये आपके कंट्रोवर्शियल होते हैं. ठीक है, जो आर्टिफिशियल मेथड है वो आपका एक नेचुरल मेथड होता है, एक आर्टिफिशियल मेथड होता है. तो इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो यहाँ पर जो फर्स्ट है मेथड्स ऑफ फीडिंग, इसमें फर्स्ट मेथड कौन सा है? पहले हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट फॉर मील. जब भी हम फीड कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट शुड बी देयर, मतलब वहां पर जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो अच्छी होनी चाहिए. मतलब वहां पर अगर हम फीड कर रहे हैं, चाहे वो हम एनिमल को फीड कर रहे हो या फिर हम किसी बेबी को फीड कर रहे हो या फिर किसी पर्सन को फीड कर रहे हो, तो वहां पे क्या होना चाहिए? जो इन्वायरमेंट है वो आपका सूटेबल होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए. अदरवाइज आपका फीडिंग सक्सेसफुल नहीं होगा. अगर वहां पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो फीडिंग जो है वो अनसक्सेसफुल होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आप किसी एनिमल को फीड कर रहे हो और एक अच्छा इन्वायरमेंट, आप घर में पेट रखते हो और अगर उसको आप अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देते हो तो वो जो फीडिंग है वो आपकी पॉसिबल नहीं हो पाती है. अ पेट कैन रिजेक्ट द फूड और पेट कैन एक्सेप्ट द फूड डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ फेवरेबल कंडीशन, तो अगर आप एक सपोज करो बेबी को फीड कर रहे हो एक फेवरेबल कंडीशन में, उसको अच्छा टेम्परेचर मिल रहा है, रूम टेम्परेचर अच्छा मिल रहा है, ह्यूमिडिटी आपका नॉर्मल है, ऐसा ना हो बहुत ज्यादा आपका ह्यूमस वाला एरिया हो तो वहां पे फीडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होगी. तो इस सारे केस में चाहे हम बच्चे को फीड कर रहे हैं चाहे हम एनिमल को फीड कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? इन्वायरमेंटल कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? अगर मैं पेशेंट के साथ डील करूं, इफ आई टॉक अबाउट पेशेंट्स, तो वहां पर भी देखो, अगर मैं पेशेंट के साथ डील करती हूं तो पेशेंट के साथ क्या है? हॉस्पिटल में हमें फीड कराना पड़ेगा, हॉस्पिटल क्लिनिक्स. तो हॉस्पिटल में किस तरह का आपका इन्वायरमेंट है? अगर वो अनसैनिटरी कंडीशन होगी, अनहाइजीनिक कंडीशन होगी, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन नहीं होगा, तो वहां पर क्या है? किसको खतरा हो सकता है? पेशेंट को खतरा हो सकता है. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो हॉस्पिटल्स हैं उनको क्लीन रखना चाहिए, उसमें वेल हाइजीन कंडीशन में होना चाहिए ड्यूरिंग द फीडिंग. और यहाँ पर जो भी हम सेंट्रलाइज्ड किचन में फूड कुक करते हैं, मैंने आपको बताया था ना पहले कि टाइप्स ऑफ किचन में, जब हमने सेंट्रलाइज्ड फूड सिस्टम पढ़ा था जहाँ पे बल्क क्वांटिटी में फूड बनता है देन वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. तो जब सेंट्रलाइज्ड किचन में यहाँ पर खाना बन रहा है और अगर वो अनहाइजीनिक कंडीशन में है तो वो अल्टीमेटली किसको इफेक्ट करेगा? पेशेंट की हेल्थ पे इफेक्ट करेगा और जो भी उस फूड को कंज्यूम करेगा. बट अगर वहीं पे अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन सही होगी, अंडर हाइजीन कंडीशन रहेगा सब कुछ, तो वहां पर क्या है? पेशेंट की हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पर मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जब भी हम किसी को भी फीड कर रहे हैं, चाहे वो पेशेंट हो एक हॉस्पिटल में, चाहे वो आप घर पे पेट को कर रहे हो या फिर आप किसी बच्चे को फीड कर रहे हो, देयर शुड बी द फेवरेबल इन्वायरमेंट. अगर हॉस्पिटल में आपके पास अनहाइजीनिक कंडीशंस है, आपकी प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं है, और तो वहां पर क्या होगा? अल्टीमेटली पेशेंट की जो हेल्थ है वो इफेक्ट होगी. तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जब भी आप किसी को भी फीड कर रहे हो, दैट इन्वायरमेंट शुड बी ऑलवेज फेवरेबल. नेक्स्ट, कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट. अगर मैं पेशेंट के साथ डील करूं हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? जो आप फीड कर रहे हो किसी भी पेशेंट को, उसके साथ कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. आपको उसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बनानी पड़ेगी कि पेशेंट है वो अच्छे से खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसको प्रॉपर मील मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो आपके साथ कोऑपरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. तो ये सारे फैक्टर्स भी हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे व्हाइल फीडिंग, चाहे वो आप एक हॉस्पिटल में कर रहे हो, चाहे घर पे एक बच्चे के साथ कर रहे हो या फिर एक पेट के साथ कर रहे हो. तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ फूड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खाने को किस तरह से
प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपको अपना खाना प्रेजेंट करना नहीं आता तो कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बच्चे की बात करूं तो चिल्ड्रन ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कलरफुल मील, तो उसको क्या है, कलरफुल मील पसंद है। तो मैंने आपको बताया था जब हम मील प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम रेसिपी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कलरफुल कुछ आइटम्स डाल सकते हैं, सैंडविच बना के उस पर स्माइली बना सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल को डाल सकते हैं। तो बच्चे क्या है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अपनी मील को प्रॉपर कंज्यूम करते हैं विद द हेल्दी न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर अगर आप अपनी फूड की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रखोगे तो कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। हॉस्पिटल्स की बात करूं, अगर खाना ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, वो ओपन होगा अनहाइजीनिक कंडीशन में, तो कोई पेशेंट खाएगा नहीं खाएगा, ऑब्वियसली उसकी हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी, पहले से ही खराब है और खराब हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है हमें, जब भी हम अपने फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो हमें प्रेजेंट करना आना चाहिए। प्रेजेंट का मतलब क्या है, उसको अच्छे से प्रॉपर डेकोरेट नहीं कह सकते, प्रॉपर वो ढका हुआ होना चाहिए। इट शुड बी द सेफ। जैसे हमने फूड इंडस्ट्री में पढ़ा था कि जब भी आप कोई फूड बना रहे हो तो फर्स्ट वहां पे मेन पर्पस क्या होना चाहिए, फूड सेफ्टी। सिमिलरली इन द केस ऑफ हॉस्पिटल, क्लिनिक और एट होम ऑल्सो, while feeding the environment should be favorable and the food should be safe, ताकि किसी की भी हेल्थ पे इफेक्ट ना आए और पर्सन जो है वो हेल्दी रहे। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ट्रे में किस तरह से अपने खाने को प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से सर्व कर रहे हो। अ फूड शुड बी लुक अपील, आपको अपीलिंग होना चाहिए। और अगर आप थेरेप्यूटिक डाइट दे रहे हो पेशेंट को तो वो भी आपका एक अच्छे हाइजीनिक कंडीशन में वेल प्रिपेयर तरीके से होना चाहिए। वेरिएशंस होना चाहिए, टेक्सचर, कलर, फ्लेवर में, इन सब में क्या होनी चाहिए, वेरिएशन होनी चाहिए, ताकि आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिले और पेशेंट उस कलर को देख के अट्रैक्ट और लगे कि हाँ कुछ अच्छा आया है आज। तो ऐसे आपको क्या करना है, वेरिएशन करनी है, इस तरीके से फूड को प्रेजेंट करना है। यहाँ पे ऐसे तरीके से आपको फूड चूज करना है जो कि इजीली जो पेशेंट है वो खा ले उसको, ठीक है, इजीली उसको हैंडल कर ले। ऐसा ना हो कि जैसे मान लो किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है और वो प्रॉपर खाने को पकड़ ही ना पाए, इजी हैंडलिंग ना हो। तो इस तरीके से हमें पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए भी इजी हैंडलिंग करनी है। एंड लास्ट मेन पॉइंट इट, फूड शुड बी सर्व्ड ऑन द टाइम। अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करो तो यहाँ पे जो खाना है वो टाइम टू टाइम सर्व करना चाहिए, मतलब टाइमली सर्व करना चाहिए। आप वैसे नहीं कर सकते, एक मील को स्किप नहीं कर सकते, आप कोई भी मील को स्किप नहीं कर सकते। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको मील यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ फीडिंग। अब अगर अभी हमने फीडिंग के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि कितने तरह की फीडिंग होती है। तो इफ आई टॉक अबाउट फीडिंग, तो यहाँ पर फीडिंग में क्या था, टेकिंग फूड ऑरली इज द जनरल मेथड ऑफ फूड एक्सेप्टेंस व्हाइल द पेशेंट इज कॉन्शियस एंड कैन ईट, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द फूड। तो यहाँ पे जो ओरल जनरल मेथड है फूड खाने का, उसमें क्या है, पर्सन जो है उसमें कॉन्शियस रहता है, ठीक है। अगर आप ओरली फूड ले रहे हो, बाय माउथ ले रहे हो, प्रॉपर च्यू कर पा रहे हो खाने को, तो उस केस में क्या होगा, जो पर्सन है वो कॉन्शियस है, वो अनकॉन्शियस नहीं है। तो हमें जो अनकॉन्शियस पीपल है उनका ट्यूब फीडिंग करानी पड़ती है, जिसको आप एटर्नल न्यूट्रिशन बोलते हो। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है, पेशेंट कॉन्शियस है और वो खा सकता है, फूड को डाइजेस्ट भी कर सकता है, फूड की एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है उसकी बॉडी में, तो उसमें हम बोलते हैं ओरल मेथड ऑफ फीडिंग, जिसमें आप बाय माउथ वहां पर फीड कर देते हो, ताकि क्योंकि पेशेंट कॉन्शियस है तो वो खा भी सकता है, उसकी बॉडी डाइजेस्ट एब्जॉर्ब भी कर सकती है। इट कैन हैपन इन द केस ऑफ जब आपको फीवर हो गया, ठीक है, या फिर कोई आपको बहुत माइल्ड आपका डिजीज है, कोई ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे ऑरल फीडिंग हम कर सकते हैं। जब यहाँ पे कोई बीमार है इलनेस के केस में, या फिर कोई अनकॉन्शियस है, तो वहां पर जो पेशेंट है वो च्यू नहीं कर पाता, उस खाने को नहीं निगल पाता, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, या तो उसकी माउथ का कैंसर है, या फिर उसको पैरालिसिस हो गया है, या फिर थ्रोट मसल्स उसकी काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से हम फीडिंग करवाते हैं। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की उसको फीडिंग जो है वो करनी है। तो यहाँ पर कोई जब कॉन्शियस है, कोई खा सकता है, च्यू कर सकता है फूड को, तो उसकी बॉडी डाइजेस्ट अब्जॉर्ब भी कर सकती है। लेकिन अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस है तो उस केस में क्या होगा, बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, सॉरी, बॉडी तो खा ही नहीं पाएगी, च्यू नहीं हो पाएगा, तो खाना डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा।
सो नाउ नेक्स्ट इज ट्यूब फीडिंग। ये आता है फर्स्ट मेथड ऑफ फीडिंग, ये ध्यान से सुनना, और साथ ही साथ आपको इसके PYQs बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे टाइप्स ऑफ फीडिंग टॉपिक पे। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फीडिंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फीडिंग है वो है ट्यूब फीडिंग, जिसको आप बोलते हो एंटरल फीडिंग। तो एंट्रल फीड न्यूट्रिशन जो है या फिर ट्यूब फीडिंग जो है, नाम से ही पता चल रहा है हम किससे फीड करते हैं, ट्यूब से। और ट्यूब से फीड करने की नीड कब पड़ती है, जब किसी की सीवियर इलनेस हो, किसी को यहाँ पे इंजरी हो रखी हो, किसी का सर्जरी हुई हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एंट्रल न्यूट्रिशन या फिर ट्यूब फीडिंग। तो ट्यूब फीडिंग आपका शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है। इधर एंट्रल का मतलब क्या है, विद इन और बाय द वे ऑफ GIT ट्रैक। यहाँ पर आपको एंट्रल या ट्यूब का क्या मतलब है, हम कैसे फीड कर रहे हैं, विद इन और बाय द वे ऑफ GIT ट्रैक, GIT ट्रैक के द्वारा हम फीड कर रहे हैं। It is used after the surgery of mouth or gastrostomy intestinal tract और in case of severe burns। ये हम कब यूज करते हैं, या तो किसी की माउथ की सर्जरी हुई हो, क्योंकि वो खाना खा नहीं पाएगा, च्यू नहीं कर पाएगा, तो हमें उसमें ट्यूब फीडिंग करानी पड़ेगी। डिफरेंट टाइप्स होते हैं ट्यूब फीडिंग के भी, मैं अभी उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जब सर्जरी के बाद हम यूज करते हैं ट्यूब फीडिंग, या तो किसी की माउथ की सर्जरी हुई हो या फिर बहुत ज्यादा बर्न हुआ हो, तो यहाँ पर हम ट्यूब फीडिंग कराते हैं। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग जब हम देते हैं, जब एसोफेगस ब्लॉक हो गया। एसोफेगस मतलब जब आपका थ्रोट वाला एरिया जहां से फूड की पैरास्टिलेटिक मूवमेंट होती है, फूड पुश होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो यहाँ पर जब पैरास्टिलेटिक मूवमेंट काम नहीं करती है तो एसोफेगस वहां पे ब्लॉक हो जाता है। उस केस में हम कौन सी फीडिंग करते हैं, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग मेथड यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टमक में ट्यूब डालते हैं, माउथ से नहीं फीडिंग करते, डायरेक्ट स्टमक में डालते हैं एब्डोमिनल वॉल के थ्रू, उसको हम बोलते हैं नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। देखो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, हम क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रिक मतलब आपका डायरेक्ट स्टमक में ही फीड कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ अ ट्यूब, क्योंकि वहां पे पर्सन का जो एसोफेगस है, जो गले वाला एरिया है, पूरा पार्ट है, थ्रोट एरिया, वो ब्लॉक हो गया है, तो इसलिए जैसे वो खाने को निगल नहीं पाएगा, और खाना च्यू तो हो जाएगा, जब वो निगल नहीं पाएगा तो वो खाना आपके गले में ही अटक जाएगा। तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको बचाने के लिए यहाँ पे क्या करी जाती है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब के भी आपके टाइप्स ऑफ फीडिंग मेथड भी है। जैसे मान लो यहाँ पे एक ट्रांस ओरल है, ठीक है, ट्रांस ओरल में क्या है, इंजेक्शन ऑफ फूड। यहाँ पे क्या है, ट्रांस ओरल का मतलब है जब आप माउथ के थ्रू फीडिंग करते हो, दैट इज ट्रांस ओरल। ट्रांसनेसल क्या है, जब आप नोज के थ्रू किसी को खाना देते हो, नोज में ट्यूब डाल देते हो, ट्यूब फीडिंग आप कराते हो बाय द नोज, उसको हम बोलते हैं ट्रांसनेसल। और ट्रांसगैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक जब आप डायरेक्ट स्टमक से ट्यूब देते हो, ट्यूब डाल देते हो स्टमक में और खाना वहीं से पास होता है, दैट इज ट्रांस आपका गैस्ट्रिक और ट्रांसनेसल। तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के ट्यूब मेथड है कि आप कहाँ से खाने को दे सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे ट्रांस ओरल है जो आपका डायरेक्ट यहाँ पे नोज के थ्रू जाता है, ट्रांस गैस्ट्रिक जो आपका स्टमक के थ्रू जाता है, ठीक है, और गैस्ट्रोस्टोमी और अ बायो ट्यूब इन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड जेजुनोस्टोमी। जेजुनोस्टोमी पे क्वेश्चन आता है, तो आप जो ट्यूब फीडिंग मेथड है, अगर डायरेक्ट जेजुनम स्टमक का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बताया था ना मैंने, ड्यूडेनम जेजुनम, तो जब आप जेजुनम में डायरेक्ट इसको फीड करते हो, डायरेक्ट ट्यूब डालते हो जेजुनम में, तो उसको बोलते हैं जेजुनोस्टोमी। मतलब जब इंटेस्टाइन में अगर किसी के माउथ में प्रॉब्लम है, किसी का एसोफेगस काम नहीं कर रहा है, और डायरेक्ट जब आप फीड करा रहे हो जेजुनम में, तो उसको आप बोलते हो जेजुनोस्टोमी। और इसमें क्या करते हैं हम, जो पाइप है, जो आपका फूड है, वो पाइप के थ्रू, ट्यूब के थ्रू डायरेक्ट स्टमक में दिया जाता है, डायरेक्ट जेजुनम में इंसर्ट किया जाता है, ताकि वहां पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं जेजुनोस्टोमी। नाउ नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ ट्यूब फीडिंग। यहाँ पे अगर आप ट्यूब फीडिंग करा रहे हो तो वो किस किस कंडीशन में ट्यूब फीडिंग कराई जाती है, जिसमें लो बर्थ हो, ठीक है, लो बर्थ वेट हो और वो पर्सन सक नहीं कर पा रहा हो, उसमें हम ट्यूब फीडिंग कराते हैं। जो अंडर नरिश हो और फूड को रिटेन नहीं कर पा रहा हो, उसमें हम ट्यूब फीडिंग कराते हैं, ठीक है, लो बर्थ है और आपका सक नहीं कर पा रहा है खाने को, तो हम ट्यूब फीडिंग करा रहे हैं। अंडर नरिश्ड है, फूड नहीं खा पा रहा है, ठीक है, या किसी को परसिस्टेंट एनोरेक्सिया पेशेंट है जिसको हम डायरेक्ट फोर्स करके देते हैं फीड, कोई खाना नहीं चाहता है बट हम डायरेक्टली उसको
फीड कराते हैं फोर्सफुली, तो वो होता है परसिस्टेंट एनोरेक्सिया पेशेंट। आफ्टर सर्टेन टाइप ऑफ सर्जरी, सर्जरी हो रही हो किसी की, तब हम ट्यूब फीडिंग कराते हैं। किसी की माल एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा हो, प्रॉपर बॉडी उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हो, प्रॉपर फूड उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है, उस केस में हम ट्यूब फीडिंग कराते हैं। कोई पर्सन फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है या एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उस केस में हम ट्यूब फीडिंग कराते हैं। कोई पर्सन सेमी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, तो उस केस में हम क्या कराते हैं, ट्यूब फीडिंग कराते हैं। तो ये सारी कंडीशन होती है जब भी हम ट्यूब फीडिंग यहाँ पर कराते हैं, तो ये सारी कंडीशन को ध्यान में रखनी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंस क्या है ट्यूब फीडिंग की। यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है ट्यूब फीडिंग की, necessary nutrients can be provided in required amount through tube feeding। ट्यूब फीडिंग जब कराते हो तो वहां पे आपके नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम दे देते हैं। हमें क्या है, पेशेंट की कंडीशन देखनी पड़ती है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उस पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कि उसको कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, वो हम न्यूट्रिएंट उस ट्यूब में डाल देते हैं। एक चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, वैसे लिक्विड फॉर्म में ही जाता है, लिक्विड फॉर्म में ब्लेंडराइज कर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उसमें डायरेक्ट उसकी बॉडी में जाता है ताकि न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी में चले जाए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। ठीक है, जो हम फूड देते हैं ट्यूब फीडिंग के द्वारा वो इजी होता है, क्विक डाइजेस्ट कर सकते हैं और एसिमिलेट कर सकते हैं। एसिमिलेशन हमने पढ़ा था ना, जिसमें क्या था आपका नॉट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन के बाद जो आपके जैसे वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब एब्जॉर्ब होके बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आप ट्यूब फीडिंग से खाना दे रहे हो वो इजिली डाइजेस्ट और एसिमिलेट हो जाता है। इसमें विदाउट वॉमिटिंग फ्लूइड कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। गले से डालोगे तो वॉमिटिंग आएगी, तो डायरेक्ट ट्यूब से ही डाल दो, तो ट्यूब में क्या है, वॉमिटिंग नहीं आती। ठीक है, विदाउट वॉमिटिंग फ्लूइड हम उसकी बॉडी में डाल सकते हैं, पेशेंट की बॉडी में। ये वाला जो मेथड है वो चीप होता है और आर्टिफिशियल मेथड जो है वो कॉस्टली होते हैं। इसमें आपके हर तरीके के फूड दे सकते हो, ठीक है, विच प्रोवाइड अ कैलोरी पर मिलीलीटर ऑफ द फूड। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कुछ फूड मेडिसिन हम डाल सकते हैं। मेडिसिन कैसे करोगे, जैसे लिक्विड फॉर्म में उस मेडिसिन को ऐड कर दिया, सिरप दे दिया, तो यहाँ पे हम इस तरीके से ट्यूब फीडिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है एडवांटेज, हाँ एक चीज और है, जब आप ट्यूब फीडिंग करा रहे हो तो दैट ट्यूब शुड बी स्टेरिलाइज, मतलब अच्छी प्रॉपर हाइजीन कंडीशन में होना चाहिए। उस पे स्टेरिलाइजेशन का मतलब किसी भी तरीके का बैक्टीरियल लोड या बैक्टीरियल अटैक नहीं होना चाहिए, एक उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पेशेंट के अगर बॉडी में चला गया तो बहुत हार्मफुल होगा। तो इसलिए जब हम फीडिंग करा रहे हैं, ट्यूब फीडिंग करा रहे हैं, तो दैट इक्विपमेंट और दैट ट्यूब शुड बी स्टेरिलाइज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एडवांटेज क्या है ट्यूब फीडिंग के। भाई एडवांटेज क्या होंगे ट्यूब फीडिंग के, तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जब आप ट्यूब फीडिंग करा रहे हो, है ना, तो इसमें क्या है, आप लिक्विड वाले प्रोडक्ट्स दे रहे हो, चाहे आपके लिक्विड मेडिसिन हो, चाहे उसमें लिक्विड फूड हो। ठीक है, लिक्विड फूड डाल दिया, लिक्विड मेडिसिन डाल दी, तो इस केस में जो आप फूड प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पर क्या है, सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी बॉडी में चले जा रहे हैं। गट मोबिलिटी एंड इंटीग्रिटी प्रिजर्व्ड, मतलब जब आप ट्यूब फीडिंग कर रहे हो तो गट मोबिलिटी जो है वो आपकी मेंटेन रहती है, जो गट वाला पोर्शन होता है उस वो हेल्दी रहता है, मेंटेन रहता है। कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। अगर मैं पेरेंट्रल फीडिंग की बात करूं या पेरेंट्रल न्यूट्रिशन की बात करूं, तो इसमें क्या है, पेरेंट्रल का मतलब क्या होता है, जब हम फूड दे रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, या फिर आप क्या कह सकते हो, जब आप पेशेंट को फीड कर रहे हो तो आप इंजेक्ट करते हो डायरेक्टली इनटू देयर वेन्स, उनके वेन्स में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। इंजेक्शन में ही सारा आपका फूड हो गया, ठीक है, आपके जो भी मेडिसिन होते हैं वो सारा लिक्विड फॉर्म में, अगर आप पेशेंट की बॉडी में इंट्रावेनसली कर रहे हो, मतलब विद द हेल्प ऑफ द वेन्स के द्वारा उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। एंट्रल एंड पेरेंट्रल, एंट्रल मतलब ट्यूब फीडिंग, जब आप ट्यूब से फीड कर रहे हो, एंड पेरेंट्रल इज जब आप वेन्स के थ्रू फीड कर रहे हो। तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा होता है, एंट्रल और ट्यूब फीडिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोटीन्स मिल जाते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं, शॉर्ट फैटी चेन एसिड, ये सारे क्या है आपके इसके है फॉर्म। एडवांटेज क्या है ट्यूब फीडिंग के। यहाँ पर एटर्नल फीड्स का क्या मतलब है, एटर्नल फीड्स में आप क्या क्या दे सकते हो, जब आप यहाँ पर जब आप ट्यूब फीडिंग करा रहे हो,
यहाँ पर जब हम ट्यूब फीडिंग करा रहे हैं तो हम किस किस तरीके का फूड जो है वो दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉलीमेरिक फॉर्मूला, ठीक है। पॉलीमेरिक फॉर्मूला का क्या मतलब है, यहाँ पर इसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं जिसका आपके पास जो किसी पेशेंट का अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है, बिल्कुल सही है, तो उस केस में हम पॉलीमेरिक फॉर्मूला देते हैं। क्योंकि जब पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो यहाँ पर हम कैसे देंगे, पॉलीमेरिक फूड वहां पे दे सकते हैं। इस पॉलीमेरिक फूड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोवाइड N2 एज अ होल प्रोटीन एग व्हाइट सॉलिड। N2 एक आपका प्रोटीन होता है, जैसे आपने देखा होगा वे प्रोटीन आता है N2 की फॉर्म में, तो वहां पर हमें क्या दिया जाता है, पॉलीमेरिक आपका फॉर्मूला, जिसमें हम सारे न्यूट्रिएंट्स को दे देते हैं अगर पेशेंट का न्यूट्रिएंट्स को देते हैं अगर पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम कर रहा है तो इस केस में N2 दिया जाता है, ठीक है, एज अ होल प्रोटीन व्हाइट एग सॉलिड। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एलोगेसेकेराइड, सुक्रोज, कॉर्न सिरप, तो ये सारा आपका दिया जाता है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये, पॉलीमेरिक फॉर्मूला की। फैट प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। तो यहाँ पर ये सारे आपके एटर्नल फीड होते हैं, मतलब आप कैसे ट्यूब फीड करा सकते हो। सबसे पहला पॉलीमेरिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इस पॉलीमेरिक फॉर्मूला में क्या होगा, यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट भी दे रहे हो, फैट भी दे रहे हो, प्रोटीन भी दे रहे हो, ठीक है। प्रोटीन कैसे दे रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ एग व्हाइट सॉलिड्स, मिक्स करके उसका लिक्विड पार्ट दे दिया। कार्बोहाइड्रेट कैसे दे रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज, कॉर्न सिरप, और फैट कैसे दे रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे पॉलीमेरिक मतलब पॉली मतलब बड़ा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को आप ऐड कर रहे हो, उसको आप बोलते हो पॉलीमेरिक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आप कौन सा यूज कर सकते हो, ओलिगोमेरिक। ओलिगोमेरिक का मतलब क्या है, जब ये प्री डाइजेस्टेड होते हैं, ठीक है, और इनको फॉर्मुलेट किया जाता है टू रिक्वायर मिनिमल डाइजेशन, जिसमें आपका कम से कम डाइजेस्ट हो फूड। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे प्रोवाइड करते हो ओलिगोमेरिक में, आप N2 को देते हो एज ओलिगोपेप्टाइड्स ताकि प्रोटीन की कमी पूरी हो जाए। कार्बोहाइड्रेट को देते हो अगेन ग्लूकोज और ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में, और फैट को आप कैसे प्रोवाइड करते हो, अगेन इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मॉड्यूलर फॉर्मूला, मॉड्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या है, आपको सिर्फ एक ही तरह का न्यूट्रिशन यहाँ पर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉड्यूलर फॉर्मूला होगा उसमें आपको एक तरीके का न्यूट्रिएंट देना है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कमर्शियली अवेलेबल मॉड्यूलस फॉर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट या ट्रेस एलिमेंट। आप किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को चूज करोगे पेशेंट की बॉडी के लिए। जैसे मान लो किसी को कार्बोहाइड्रेट की नीड है, तो आप क्या करोगे, कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल ब्लेंडराइज फॉर्म में बना दोगे, बिल्कुल उसको क्या कर दोगे, जैसे सुक्रोज दे दिया, कॉर्न सिरप दे दिया, तो यहाँ पर क्या एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ही जाएगा पेशेंट की बॉडी में, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर मॉड्यूलर फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले से आप डाइट बना सकते हो पेशेंट की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्लेंडराइज फीड। ब्लेंडराइज फीड का मतलब क्या है, ब्लेंडिंग करके, ठीक है। ब्लेंडिंग मतलब प्रॉपर उसको लिक्विड पेस्ट में डालना, उसमें लिक्विड पेस्ट में बनाते हैं ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए पेशेंट की बॉडी में, उसको हम बोलते हैं ब्लेंडराइज फीड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स एंड डिलीवर्ड इन इजीली डाइजेस्टिबल फॉर्म, उसको हम बोलते हैं ब्लेंडराइज्ड फीड। डिसएडवांटेज क्या है एंट्रल न्यूट्रिशन के, इफ आई टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्यूब फीडिंग और एंट्रल न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे इसके डिसएडवांटेज, फीडिंग इंटॉलरेंसेस। फीडिंग इंटॉलरेंसेस कैसे हो जाएगा, वॉमिटिंग, हाई गैस्ट्रिक रेजिडुअल, डायरिया, जीआई ब्लीडिंग। जब आप गैस्ट्रो इंटेस्टिनल उससे अगर आप डायरेक्ट स्टमक में ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो तो वहां पे ब्लीडिंग के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। नोज से कर रहे हो तो भी ब्लीडिंग आ सकती है, डायरेक्ट गले से कर रहे हो तो फिर वहां पे वॉमिटिंग के चांसेस भी रहते हैं। ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो अच्छे से फॉलो नहीं करोगे सारी प्रैक्टिसेस को, तो ट्यूब क्या है वहां पे कई बार ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। और ब्लॉक हो जाएगी तो अल्टीमेटली फूड जो है वो नहीं जाएगा और पर्सन जो है वो मर भी सकता है और उसकी हेल्थ जो है वो और ज्यादा खराब हो सकती है। और यहाँ पर क्या है, जब आप ट्यूब फीडिंग करते हो तो कई बार जीआई रिफ्लेक्स, जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स होता है, उसकी वजह से यहाँ पे वॉमिटिंग के चांसेस भी होते हैं। जैसे मान लो आप ट्यूब अगर किसी की बॉडी में डाल रहे हो तो वहां पे वॉमिटिंग के चांसेस भी है जो
ज़्यादा रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एंट्रल न्यूट्रिशन, जिसको हम ट्यूब फीडिंग बोलते हैं। आने वाले सेशन में पेरेंटल फीडिंग और सारे टाइप की फीडिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि ट्यूब फीडिंग और जिसको आप एंट्रल न्यूट्रिशन बोलते हो उसका मतलब क्या है, कौन कौन सी हम यहाँ पे फीडिंग करा सकते हैं। तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।